बात है ये उनका है काम। हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे, साला मैं तो साहब बन गया मेरी उम्र के नौजवानों। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किशोर दा के प्लेबैक सिंगिंग और उनके टोनल क्वालिटी की। उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन था वो आखिर इतना ग्रेट कैसे हो सका। दोस्तों, प्लेबैक सिंगिंग भी एक कला है जिसमें पर्दे पर जो हीरो अभिनय कर रहा होता है उसको पीछे से अपनी आवाज़ देनी होती है। चूँकि फिल्म का हीरो एक अभिनेता होता है लेकिन ज़्यादातर मामलों में हीरो सिंगर नहीं होता, इसीलिए पर्दे पर उसे गाते हुए दिखाने के लिए प्लेबैक सिंगिंग किसी प्रोफेशनल सिंगर से कराई जाती है। अब इसी बात का एक दूसरा पहलू भी है, प्लेबैक सिंगर भी एक एक्टर नहीं होता, इसीलिए गानों में फिल्म की जो सिचुएशन होती है और हीरो की जो स्टाइल होती है उसी के अकॉर्डिंग प्लेबैक सिंगर को भी अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। अब इस कला में मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन अगर किसी ने अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट किया है तो वो हैं किशोर कुमार। कैसे, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि क्यों किशोर दा ने सबसे बेहतरीन और असरदार तरीके से अपनी वॉइस मॉड्यूलेट की थी। उसके पीछे के क्या रीजंस थे, किशोर दा के अंदर क्या प्लस पॉइंट्स थे जो उन्हें अपने दौर के प्लेबैक सिंगर से जुदा कलाकार बनाता था। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प एपिसोड को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किशोर दा बॉलीवुड में एक सिंगर ही बनना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई अशोक कुमार जी के दबाव में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। जो ही मेरी कविताएं समाप्त हुई सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। माँ, मैंने तुम्हारी बहुत देख भी ली, जैसे आकाश से चंद्रमा धरती पर उतर आया। अब ये उनकी काबिलियत ही थी कि उन्होंने बतौर अभिनेता लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। वो अपने समय के पहले कॉमेडियन हीरो थे। उनके पहले कॉमेडियन फिल्म का हीरो नहीं होता था बल्कि फिल्म का एक हिस्सा होता था, लेकिन फिल्मों में अति व्यस्तता होने के बावजूद उन्होंने सिंगिंग नहीं छोड़ा। अपनी फिल्मों में वो खुद के लिए प्लेबैक भी करते रहे। मेरे महबूब कयामत होगी। उन्होंने खुद के लिए टोटल 242 गाने गाए। बहुत से किशोर दा को नापसंद करने वालों का ये तर्क होता है कि अगर किशोर दा इतने ही महान सिंगर थे तो 1969 के पहले 20 साल उन्हें क्यों सिंगिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। तो भाई, इन 20 सालों में किशोर दा एक सुपरस्टार थे। उनके पास फिल्मों के अलावा दूसरे हीरोज़ के लिए प्लेबैक सिंगिंग के लिए ज़्यादा वक्त ही नहीं बचता था। उनकी पहली शादी टूटने के पीछे भी फिल्मों में उनका अति व्यस्त होना एक बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन जब उन्होंने फिल्में करनी कम कर दी और पूरी तरह से प्लेबैक सिंगिंग की फील्ड में आ गए तो फिर किशोर दा इसमें भी पूरी तरह से छा गए। ये सब बताने के पीछे मेरा उद्देश्य किशोर दा की वॉइस मॉड्यूलेशन का बैकग्राउंड समझाना था। किशोर दा की वॉइस क्वालिटी तो सबसे जुदा थी ही, जो उन्हें ईश्वर से मिली थी। उनकी आवाज़ मोटी तो थी जो उनकी आवाज़ को मर्दाना बनाती थी, लेकिन आवाज़ मोटी होने के बाद भी कर्कश नहीं थी बल्कि सॉफ्ट थी जो कानों में रस घोलती थी। अपने शुरुआती दिनों में ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के दौर में किशोर दा ने बहुत सारे गाने अपने आप के लिए गाए। ठंडी हवा ये चांदनी सुहाने मेरे दिल सुना कोई। वैसे ही कुछ हीरोज़ के लिए जब गाना गाने की बात आई तब शुरुआत हुई देवानंद साहब से। सबसे पहले देवानंद साहब को ही उन्होंने प्लेबैक किया। जीने की तमन्ना कौन करे। तो हमें उसे सुनकर बहुत ही मज़ा आया।
हमें ऐसा लगा कि जैसे देवानंद साहब खुद ही गा रहे हों। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे देव साहब को इतना अच्छा और सटीक प्लेबैक मिल गया। ये किशोर दा की ग्रेटनेस थी। फिर आप क्या हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है। देव साहब का एक गाना मुझे याद आता है, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, वो भी प्यार से मिला हम उसी के। वो जो देवानंद साहब का अपने कैरेक्टर के लिए एक ड्रामा होता था और उनकी जो एक इमेज थी, वो सब ड्रामा किशोर दा अपनी आवाज़ से पर्दे पर हूबहू लाया करते थे और ये एक ज़बरदस्त बात है। एक और गाना है जो मुझे लगता है कि देव साहब के लिए किशोर दा ने बहुत ही बेहतरीन गाया था। वो गीत था माना जनाब ने पुकारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। उसके बाद जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, किशोर दा अपने प्लेबैक की कला से हमें आनंद देते रहे और बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन गाने किशोर दा ने हमारे लिए गाए। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, गाता रहे मेरा दिल फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती है मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। When you talk of Kishore, you identify his voice with Devanand. जब कभी किशोर गाता था और मन से गाता था, जो उसकी रेजोनेंस थी वो किसी के नहीं, आज तक नहीं थी। डीप आवाज में जब गाता था, हालांकि ट्रेंड सिंगर नहीं था। फिर 1969 में आए राजेश खन्ना, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम, और राजेश खन्ना जी के लिए किशोर दा ने जो आवाज़ लगाई, वो आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि 1969 में आई हुई आराधना फिल्म के लिए किशोर दा को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। और किशोर दा एक तरह से सुपर हिट हो गए। और वो गाना कौन सा था आप सभी को पता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। इस गाने ने भारतीय फिल्म संगीत में जो धमाल मचाया था, क्या बात थी। आज भी लोग जब स्टेज पर इस गाने को गाते हैं तो वही एनर्जी महसूस करते हैं कि किस तरह से किशोर दा ने राजेश खन्ना जी की पर्सनैलिटी को भांप के अपनी आवाज़ दी होगी। इतनी सटीक आवाज़ कि राजेश खन्ना जी को भी यही लगता था कि अरे यार, मैंने ही तो पर्दे पर गाया है। बताइए, ये थी किशोर दा की ग्रेटनेस। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तू, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, या दो जान एक जिस्म हो गए, या दो जिस्म एक जान हो गए। मेरे दिल में आज क्या है कहे तो मैं बता दूं। अरे सुनो, हाँ कहो, हाँ कहा, सुना, कुछ हुआ क्या। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, तेरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मेरे नैना सावन भादो। उसके बाद आए और एक सुपरस्टार जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब के लिए एक अलग किस्म की आवाज़ किशोर दा ने लगाई, एकदम स्टैंडी वॉइस, एकदम स्टैंडी टोन, क्योंकि बच्चन साहब ऊंचे थे और उनकी एक पर्सनैलिटी थी। एक एंग्री यंग मैन की तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुए थे। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तो बच्चन साहब के गाने अगर आप सुनेंगे जो किशोर दा ने गाए हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि किशोर दा ने उनके लिए एक अलग सी खड़ी और स्टैंडी वॉइस लगाई थी। जैसे कि इस गाने में, दिलवर मेरे कब तक मुझे
ऐसे ही तड़पाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। एकदम स्टैंडी टोन, जैसे कि अरे दीवानो मुझे पहचानो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कसमें वादे निभाएंगे हम। जीनियस उनको माना जाता था एक तरह से। बहुत सारी अच्छी धुनें उन्होंने गाई मेरे लिए, बहुत ही उम्दा उनकी आवाज़, और हमेशा उन्होंने मेरे ओर बड़ा स्नेह दिखाया। मुझे किशोर दा की गायकी की स्टडी करते हुए हमेशा यही महसूस होता है कि हर हीरो के लिए पर्दे पर उन्होंने एक अलग टोन लगाने की कोशिश की, और मैं मानता हूँ कि ये उनके गायकी की ग्रेट बात है, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग यही होता है कि पर्दे पर जो हीरो दिखने वाला है उसकी आवाज़ आप कैसे बनो। जब हम कोई भी ओरिजिनल गाना गाते हैं तो यही बात हमें मदद करती है कि हमें हीरो के हिसाब से, गाने की सिचुएशन के हिसाब से कैसे टोन लगाना है, और इस बारे में किशोर दा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ गुम है किसी के प्यार में। दिल सुबह शाम शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में खिलते हैं गुल यहाँ हिल के बिखरने को। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। क्योंकि किशोर दा एक सिंगर तो थे ही, साथ ही एक एक्टर भी थे और एक म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। अमिताभ बच्चन के समय में ही आ गए थे यंग एंड डायनेमिक ऋषि कपूर साहब, और ऋषि कपूर साहब के लिए भी किशोर दा ने एक अलग सी यंग टोन लगाई थी, जैसे कि बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। प्यार कर लिया तो क्या प्यार है पता नहीं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली। तो आप मुझे बताइए कि किशोर दा की ये क्वालिटी आपको कैसी लगी। आपको किशोर दा के गाने कितने ख़ास लगते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।